सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। लंदन में बैठे नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने दावा किया है कि अगर पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। इन्होंने ये बात लंदन से वीडियो लिंक खिताब में कही। नवाज शरीफ ने पंजाब के पार्टी ओहदेदारों के ग्रैंड मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को इस हालत पर पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 70 साल में ऐसा जुर्म किसी ने नहीं किया होगा कि मुल्क को डिफॉल्ट पर ला खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ का कहना है कि नून लीग ने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और इसकी कीमत हमने अदा की। मियां साहब ने इल्ज़ाम किस पर धरा, ये भी सुन लें। यही नहीं, नवाज शरीफ साहब का यह भी दावा है कि पाकिस्तान की खातिर खुलूस से ये कुर्बानी हमने दी और वो लिख कर देते हैं कि इंतखाबात में कामयाब भी नून लीग ही होगी। नवाज शरीफ आपको नून लीग की कामयाबी का इतना यकीन कैसे है? इसके ताने बाने अगर देखे जाएं तो बिलावल भुट्टो के आज के बयान से भी मिलते हैं। बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम यह है कि नून लीग ने बंदोबस्त कर लिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, इसलिए मियां साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बंदोबस्त का आसान लफ्जों में समझें तो मतलब कि नून लीग ने एक बार फिर डील कर ली है और नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की यकीन दहानी भी करा दी गई है। इसीलिए कुछ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी और बेमिसाल इस्तिकबाल पक्का है। ऐसे में सवाल यह है कि नून लीग ने यह बंदोबस्त किसके साथ मिलकर किया है? दूसरा, इस बंदोबस्त या डील पैकेज में और क्या क्या शामिल है? इसी से आगाज करेंगे। आज मेरे साथ हैं नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान सीनियर और मारूफ तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी, हमारे उस्ताद हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये अब मियाँ साहब दोबारा वोट को इज्जत दो की तरफ आ गए हैं। अभी उन्होंने फिर जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगा दिया। जो कुछ हुआ पहले तो उनको एक्सटेंशन दे चुके, ख्वाजा आसिफ के बयानात सामने आ चुके हैं कि जी 2019 से ही हमारे उनसे मामला चल गए थे। तो ये सब अब फिर क्या कोई बयानिया मिल नहीं रहा इन नून लीग को, मियां नवाज शरीफ साहब को, इसलिए दोबारा उस तरफ जा रहे हैं? मुझे अफसोस है और बहुत अफसोस है कि हमारी सियासी क़यादत अपने माजी से और माजी करीब से सबक नहीं सीखती है। वो फिर एक दफ़ा अपने सींग तेज़ कर रहे हैं ताकि किसी न किसी पर हमला कर दें। भाई, पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो आपने एक पुरअमन तरीके से आवाम को साथ लेकर चलना है। आपने सींग निकाल कर किसी के पीछे नहीं पड़ना है। आपने अगर सिस्टम से लड़ना है, इस तरह से तो आपके ऊपर भी बहुत से संगीन इल्ज़ामात मौजूद हैं। एक नहीं, बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और उनके बहुत से लोग इशारे भी करते रहे हैं, बहुत लोग बताते भी रहे हैं कि आप जाकर मुआहदा किसी के साथ करते थे, आपका फ्रंटमैन कोई और होता था। मालूम हुआ कि आप चीनी कंपनी से मुआहदा कर रहे हैं लेकिन असल में आपके फ्रंटमैन हैं सैफुर रहमान, उनके साथ आप मुआहदे करते हैं और बड़े खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स के मुआहदे होते हैं और इस तरह से आप करते हैं। तो फिर लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपको नहीं कहेंगे कि जो आप कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आप आना चाहते हैं, इक़्तिदार में आएँ, आपके लिए रास्ता मिलता है तो आप आएँ, लेकिन ये अरेंज करके, मैनिपुलेट करके और इंजीनियरिंग करके और अपने आप को जो है वो फिर एक ऐसी पोजीशन में लाकर इक़्तिदार में अगर आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए आप खुद ही ये बताना चाह रहे हैं कि फिर 3 साल के बाद मुझे फिर चलता कर दीजिएगा और फिर इसी तरह से मामला चलता रहेगा। आप अपना सियासी स्पेस सियासी तरीके से हासिल करें। अगर आप तमाम सियासी फरीक़ैन को, तमाम साथियों को पीछे छोड़कर झपट कर इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बड़े मसले भी सामने रखे होंगे। यह तरीका नहीं होता है सियासत में कि जनाब अब आप साहब को साफ कर दो, सबको अब हमें ले आओ और फिर हम फुला काम करेंगे और फिर आप वो कुछ करेंगे जो माजी में भी करते थे। मेरे ख्याल में अब इस सूरत हाल की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है और अगर ठीक करने का मामला है तो आपने क्या ठीक कर लिया? डिफॉल्ट से आपने क्या बचाया? मैं नहीं कहता हूँ कि जनाब जो साबिक वज़ीर आज़म थे वो बहुत ही आला किस्म के थे, नहीं थे आला किस्म के। अगर खुदा न खास्ता उनका दौर ना आता और इनको जमहूरी तरीके से रुखसत किया जाता तो और ज़्यादा आसान हो जाता, हमारे लिए मुश्किलात ज़्यादा इतनी ना पैदा होती। अगर इनको हटाना गलत था और गलत था तो इसी तरह से उनको हटाने के लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया आईनी तरीका था मगर गलत था। अगर इस बात का इंतज़ार करें, इनको इक़्तिदार में आने की जल्दी ना होती तो पाकिस्तान इस सूरत हाल का शिकार ना होता। लेकिन लगारी साहब, अगर आप उस वक्त संभालने के बजाय जी ये बताइए कि ये मियां साहब हमेशा डील के तहत ही क्यों आते हैं?
जाते भी डील के तहत हैं, आते भी डील के तहत हैं। इसकी वजह क्या है? ये इनकी एक सियासत का अंदाज है। पहले तो ये कुछ और कहते हैं, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि ज़ीरो रिस्क भी हो गया है, डील भी पूरी हो चुकी है, कोई कुछ नहीं इनको कहेगा, अब इस्तकबाल भी उनका हो जाएगा, वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, कोई केसेस कोई भी इनको कुछ नहीं कहेगा। और अभी भी काबीना में इलेक्शन कमीशन भी लिख कर दे रहा है कि जनाब एक पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी इस पर एतराज़ कर रही है। तो ये सब कैसे ये कर लेते हैं? तो ये कमाल है, किसी और को पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। एतजाज़ अहसन साहब इनको लाडला कहा करते थे। ये 42 साल का किस्सा है। एतजाज़ हुसैन, उनके बारे में, एतजाज़ अहसन साहब के बारे में मेरा ये ख्याल है कि वो गलत वक्त पर सही मकाम पर होते हैं और सही वक्त पर गलत मकाम पर होते हैं, उनकी बात नहीं करते हम। लेकिन ये जो है इनका किस्सा है 42 साल का। ये 42 साल से इक़्तिदार के मराकज़ में मौजूद हैं और एक लाडले होकर मौजूद हैं। जो इनको लाए सियासत में वो कौन थे और आपका सियासी बैकग्राउंड क्या था? आप एयर मार्शल असगर खान की पार्टी के पिछले गेट पर बैठे हुए कोई आम से आदमी के तौर पर काम करते थे। आप तो उनकी पार्टी के सूबाई सदर, सूबाई सेक्रेटरी भी नहीं थे। आप उसकी पार्टी, आप एयर मार्शल असगर खान की पार्टी में किसी हैसियत के हामिल नहीं थे। आपको उठाकर वज़ीर ख़जाना बनाया गया। फिर तो लोग पूछेंगे कि ब्रीफ केस क्या होते हैं, ब्रीफ केसों में क्या रखा होता है, आप किस तरह से सियासत में आते हैं, किस तरह से सियासी अमल करते हैं। ये बहुत से सवालात होंगे। मैं चाहता हूं कि मुर्दे ना उखेड़े जाएं, गड़े मुर्दे उखाड़ने से बहुत सी चीज़ें और वो होंगी। चलें, तो वो मियां साहब को आना चाहिए सियासत में, अपना किरदार अदा करना चाहिए, मगर पेशगी यकीन दहानियों के बगैर। सही, अगर तो पेशगी यकीन दहानियों पर आते हैं तो फिर इसी तरह होगा, फिर इनके जाने का भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का अगर सियासी तौर पर देखें बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद रहा। 16 महीने वो जो परफॉर्मेंस है उसको हम एक तरफ रख देते हैं, महंगाई और वो, लेकिन सियासी तौर पर बड़ा आइडियल रहा। बिलावल साहब ने बड़ा अकोमोडेट किया, कहा कि जी ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म ज़्यादा हैं नून लीग से, शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा। अब हम तब्दीली देख रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने माफ़ी तो मांग ली, ये कह कर के जी आप भुट्टो जिंदा है, भुट्टो, वो कहते हैं भुट्टो मर गया भाई, क्या बातें करते हैं आप। तो ये इतनी सख्त स्टेटमेंट ऐसे ही तो नहीं आ सकती अगर जो उसको वापस लिया। लेकिन ये मामला इधर तक कैसे पहुँच गए? आज बिलावल कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और वो नून लीग का उन्होंने अब नाम भी ले दिया कि जी बिल्कुल उन्हीं के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये अब खदशात किस तरह हो गए? ये क्यों होता है कि जरदारी साहब ने कहा था कि जी हम तो अब जन्नत में भी इनके साथ ना जाएं, ये हमेशा में धोखा देते हैं। तो जब वो मुश्किल में आते हैं नून लीग, कभी चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं। 2008 में आपको याद होगा, तब तक हम भी ज़ाहिर आ चुके थे नए, तो उस वक्त मियाँ साहब तो बाइकआउट कर रहे थे इलेक्शन का। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनको मनाया था कि जी नहीं, इलेक्शन आपने करना है, आप आए इसमें। ये तो भाग रहे थे इलेक्शन से। और फिर जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से किया, जरदारी साहब तब भी साथ। उसके बाद जैसी हुकूमत हो गई और फिर हमने मेमोगेट भी देख लिया, वो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का हमने वो सारा सफाया देखा। फिर जब ये वक्त आया जी तहरीक इंसाफ का थ्रेट था, तो फिर वो इकट्ठे फिर उनके पास जा रहे हैं, अच्छा जी कोई रास्ता बनाएं करें। अब जैसी गवर्नमेंट गई तो फिर बिलावल शिकवा करते हैं। कहीं गलती पीपल्स पार्टी से भी हुई है समझने में, या ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ की सियासत ऐसी है कि हर दफ़ा जरदारी साहब को घेर लेते हैं? नहीं, जरदारी साहब घेरे क्यों जाते हैं? मसला ये है, उनका ये नहीं मकसद होता है कि वो नवाज शरीफ से कोई मफादात हासिल करेंगे। उनका मसला होता है कि सियासी प्रोसेस को आगे चलना चाहिए। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने राज़ी कर लिया था शहबाज शरीफ साहब को भी और दीगर लोगों को भी, और उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे। उनको राज़ी किया जा चुका था कि आप नहीं जाएंगे असम्बली में, और असम्बली में जाने के लिए तैयार नहीं थे और इन ब्लॉक इस्तीफे देने के लिए तैयार थे। तो ये आसिफ जरदारी साहब ने कहा था भाई सियासी अमल से क्यों भागते हो, जहाँ स्पेस आपके पास मौजूद है। देखें, एक वक्त ऐसा था जब PMLN के पास सियासी स्पेस इतना रह गया था कि सिर्फ 12 सीटें पंजाब से मिली थी, सिर्फ 12 सीटें जी। और ये उस पर भी राज़ी थे क्योंकि मुल्क से बाहर थे। उन्होंने कहा कि चल जाता है तो ऐसे चलेंगे, 10 साल का मुआहदा करके चले गए थे। लेकिन अगर ये सूरत हाल बाद में दोबारा पेश आती है, मैंने एक कुछ अरसा पहले ये कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरह से अरेंजमेंट करके आ रहे हैं, उनका पहला टारगेट, उनका पहला निशाना आसिफ अली जरदारी होंगे, और उनकी पहली जेल जो जिनको भेजा जाएगा वो आसिफ अली जरदारी होंगे, वो उनको जेल में भेजेंगे। अल्लाह, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं देखेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब।
अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का जितना गुस्सा इमरान खान पर है, जितना गुस्सा भाजपा पर, जितना गुस्सा उनका जो है वो जनरल फैज़ पर है, जितना गुस्सा किसी और पर है, वो सबसे ज़्यादा गुस्सा उन पर होगा जिन्होंने इस सारी सूरत हाल में उनके साथ दिया और उन्हें सारे के सारे बहुत से मसाइल से बचाए रखा। आसिफ अली जरदारी होंगे और आसिफ अली जरदारी उनका निशाना होंगे। अच्छा, तो ये बिल्कुल सामने की बात लग रही है। कोई अगर किसी चले वो तो जरदारी साहब, मुझे लग रहा है कि वो सिस्टम चले, और ये तो बात कही जाती है। अब मौलाना साहब अलग बात कर रहे थे कि जी वो हम तो नहीं चाहते थे, एंड फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारा कुछ किया, हम तो ही नहीं चाहते थे। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी आगे आगे तो आप थे, वजारतें भी आपने ली, सारा कुछ आपने लिया, अब ये गड़बड़ हो चुकी है, ये जो होना था हो गया। अब ये कहा जा रहा है, सीसी इजलास में कहा गया कि जी बिलावल भुट्टो जो स्टांस ले रहे हैं उस तरफ हमें जाना है। तो जरदारी साहब समझते हैं कि नहीं, चले मईशत का है, थोड़ा डिले भी इलेक्शंस में हो जाए। बिलावल साहब कह रहे हैं जी नहीं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, या हमें इस तरफ इलेक्शन की तरफ जाना है। नून लीग उस तरह चाहती नहीं है फौरी तौर पर इलेक्शंस। तो ये अब पीपल्स पार्टी, आपको क्या लगता है कि बाकायदा मैदान में आ गई है, या अब भी मुफाहमत की गुंजाइश है नून लीग के साथ, फिर दोबारा कोई इत्तेहाद आगे हो सकता है? क्योंकि एक वक्त में तो सीट एडजस्टमेंट की भी बात हो रही थी। इस वक्त तो दोनों बाहर है ना, इस वक्त वो भी इक़्तिदार में नहीं है, ये भी इक़्तिदार में नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में इनका आपस में कुछ सुलह करके एक साथ चलने का तो कोई जवाब भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है, इसलिए कि दोनों ने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ना है। लेकिन एक बात होती है सियासी अखलाकियात, एक बात होती है सियासी तरीक़ाकार। वो जो आप चीज़ रखें, और जब सख्त तरीन मुश्किल दल हूँ, और जरदारी साहब को सबने कहा था, और जरदारी साहब के लोग जो हैं वो हमसे पूछने के लिए आए थे कि क्या किया जाए, लेकिन जरदारी साहब का फैसला ये अपना था। उन्होंने कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में अगर हम उनको कहते हैं कि जाएँ इक़्तिदार संभालें और हम आपका साथ देंगे और हम आपके साथ वजारतों में नहीं जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल में होंगे। हमें वजारतें इसलिए लेनी होंगी इनके साथ ताकि ये एहसास में रहें कि हम भी उनके साथ हर तरह के मामलात में शरीक हैं। लेकिन मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि अब वो इस बात की कोशिश में है सब कुछ कट कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी की जो यकीनी पक्की सीटें हमेशा छीन कर इनको दी जाती रही हैं और छीन कर दी गई थी जनाब इमरान खान साहब को, वो वापस जो है वो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को दीजिए। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक एक सीट का आपको तजिया करके बताता हूँ कि कौन कौन सी सीटें जो थीं वो लेकर इनको दी गई थी, और कहीं और से आर्डर आया था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब बनेंगे। तो जब इस तरह के फैसले थे, और गिलानी को किस तरह हटाया गया? गिलानी को हटाने के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में कौन गए थे? किसने जाकर कहा था कि जनाब ये जो है इनको ले आएँ? जी जी। और खत के लिए कौन ज़्यादा बेताब थे कि जनाब खत लिखा जाए जरदारी साहब के खिलाफ, वहाँ मुकदमा चलाया जाए स्विट्ज़रलैंड में? जी जी, ये यही कर रहे थे। और कौन थे जो कहते थे कि मेमू गेट में कोट? मैंने खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात की थी, मैंने पूछा जनाब आपको किसने कहा है आप कोट पहनकर पहुँच जाएँ सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल ठीक। लगारी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? ये बताएं कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्या जरदारी साहब की जो पॉलिसी है, जो हमें बाहर नजर आ रहा है कि रिकन्सिलिएशन की अब भी वो करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, या बिलावल जो थोड़े एग्रेसिव उस लिहाज से नजर आ रहे हैं कि जनाब वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये नून लीग इस तरह से कर रही है? और जिस तरह हम देख रहे हैं कि पंजाब में अभी से वो कह रहे हैं जी रिगिंग का आगाज़ हो गया है, यहाँ इंटरव्यूज़ इस तरह से किए जा रहे हैं, काबीना में इनके लोग शामिल किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जरदारी साहब का मामला लेकर पीपल्स पार्टी चलेगी, या बिलावल वाला मामला के अब हमने बिल्कुल इनके साथ कोई मुफाहमत नहीं करनी? ये दोनों अलग नहीं हैं, और जरदारी साहब इसी तरह ही करते हैं। जरदारी साहब कभी भी इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे, लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे, महाजाराई की तरफ नहीं जाएंगे। जरदारी साहब आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आज से कह रहा हूँ मैं, कि जेल जाने तक भी जरदारी साहब नहीं जाएंगे महाजाराई की तरफ, कि जमहूरी क़ुव्वतों को, सियासी क़ुव्वतों को एक दूसरे के साथ महाजाराई में नहीं जाना चाहिए। वो इस बात पर कायम रहेंगे, और ठीक है, इनको जो करना है वो करेंगे। इनकी अपनी आदत है जिस पर ये कायम रहेंगे, उनकी अपनी आदत है जिस पर वो कायम रहेंगे, उनकी अपनी रिवायात है, इनकी अपनी रिवायात हैं, दोनों अपनी अपनी रिवायात पर कायम रहेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने कभी नहीं सीखना है कि हमने माजी में क्या गलतियां की थी, कभी सीखना ही नहीं है। और जरदारी साहब इस बात को कभी नहीं रियलाइज़ करेंगे कि मैंने
बहुत मुश्किल हालात में इनका साथ देकर गलती की थी, कभी भी नहीं इस बात को मानेंगे। वो कहेंगे कि ये मेरा सियासी अमल था, मेरा जमहूरी अमल था और जमहूरी शख्स के तौर पर मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो मैं फिर भी ऐसा करूँगा। अच्छा, एक और मियां नवाज शरीफ फिर भी ऐसा करेंगे जब उन्हें मौका मिलेगा। उन्होंने नहीं करने दिया। जरदारी साहब की जब हुकूमत बनी 2008 में, तो मियां नवाज शरीफ ने एक दिन भी सुकून का सांस नहीं लेने दिया। और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम हुई तो जरदारी साहब ने उनको कहा था, ऐवान सदर में, ऐवान वज़ीर आज़म में मैं मौजूद था, उनको इस्तक़बालियत दिया था मियां नवाज शरीफ ने। उसमें कहा था कि जनाब आज 4 साल तक के लिए आप काम करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, 5वें साल में हम आएंगे आपके साथ एहतसाब करेंगे। फिर आपको याद होगा कि हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें जरदारी साहब हमारे साथ हर हफ्ते एक प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें वो खुलकर बातें कर रहे थे। जी जी जी, मैं ये कहता हूँ कि उनकी अपनी आदतें हैं, उनकी अपनी आदतें हैं, उनकी अपनी रिवायात है, उनकी अपनी रिवायात है, उनका अपना खानदान है, उनका अपना खानदान है, सारे के सारे अपनी रिवायात पर अमल कर रहे हैं। वो अपनी आदत पर चलेंगे, ये अपनी खून नहीं छोड़ेंगे, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। मगर ये फरमाइए कि अब मंजूर वसान साहब ने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो सकता है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये जो सोच है कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को के जेल में गए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच थी, ऐसे नहीं होता। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जितना आप दबाएंगे या जितना आप माइनस करने की कोशिश करेंगे या पार्टी को बैन करेंगे कोई हल नहीं है। लेकिन नून लीग का इस तरह से कुछ नज़र नहीं आता, वो तो कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है। क्या इसकी वजह एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि जी लगता यह है कि जी पंजाब में नून लीग को लगता है कि जनाब हमारे लिए मुश्किलात होंगी, हमें बिल्कुल खुला मैदान चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी इस चीज़ की हामी है कि सबको एक आने दिया जाए, सियासत में शामिल किया जाए। तो ये भी एक इख्तलाफ की वजह है कि पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ को कोई स्पेस देना चाहती है, नून लीग नहीं देना चाहती। नहीं, देखिए तहरीक इंसाफ में जो बुनियादी तौर पर गैर सियासी किस्म के इक़दाम किए गए थे उस पर तो जरदारी साहब भी राज़ी नहीं थे और दूसरे लोग भी नहीं थे। उन्हें एक सियासी अमल करना था, जो अफसोसनाक है कि सियासी अमल नहीं हुआ। ये अफसोसनाक था कि 100 से ज़्यादा, 130 से ज़्यादा, 140 से ज़्यादा जिनके पास सीटें, 150 से ज़्यादा जिनके पास सीटें थीं, क्या हुआ 10-15 लोग उन्होंने भी जाकर वोट नहीं दिया था। अगर आपसे बरगश्ता हो गए थे, आप 140-150 लोगों के साथ अपोजिशन का इतना बड़ा किरदार अदा करते कि पाकिस्तान की तारीख एक और तारीख बन जाती। लेकिन नहीं किया, आप पहले दिन जाकर असम्बली से उठकर चले गए थे। नहीं जाना चाहिए था, नहीं हुकूमतें तोड़नी चाहिए थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। उससे पहले ब्रेक से पहले सर एक मुख्तसर सवाल कि अब क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब तो वापस आ रहे हैं, बिलावल कह रहे हैं कि बुनियादी मसला महंगाई है, लोगों को इससे परवाह नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन नून लीग कह रही है कि मियाँ साहब के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनके पास पूरा एक प्लान है और वही हल है। मियाँ साहब आएंगे, उन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि ये जो महंगाई का अजाब है इसको ख़त्म करने का। तो मियाँ साहब आएंगे, दूध और शहद की नहरें साथ लाएंगे। एक नहर जो है बरतानिया से बहाई जाएगी जो इधर पहुँचेगी, दूध की होगी। एक नहर जो है वो फ्रांस से साथ ले जाएंगे, वो शहद की होगी। पर पाकिस्तान के लोग दूध और शहद खाएंगे, पिएंगे, मज़े करेंगे। और ये सारे के सारे $1 की नहर आएगी, £1 की नहर आएगी और यहाँ पर बहने लगेगी और पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। अगर ये तय कर लिया है तो सुभान अल्लाह, लाइए पाकिस्तान में अपनी दौलत इस्तेमाल कीजिए, पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी कीजिए। बहुत शानदार बात है, ज़बरदस्त बात है। चलें, लगारी साहब ने तो जो बात की है उसमें तो एक अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो सामने भी आए, कोई प्लान है तो बताएं। जो पिछला प्लान था इस्तेहाक डार साहब वाला प्लान, वो तो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो हम छापे देख रहे हैं, अब घरों पर भी छापे मारे जाएंगे, इसका डिजिटलाइज शायद किया जाएगा, करेंसी को इस तरफ जाया जा रहा है कि जो हम देख रहे हैं स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, इनको तेज़ करने की बात हो रही है। क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है या आएगी? लगारी साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। पता चला। पूरे मुल्क में हम क्रैकडाउन देख रहे हैं स्मगलर्स के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ, और अब उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया जा रहा है। और पता है ये चल रहा है कि चीज़ जो डॉलर लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा और अब ये घरों तक जाया जाएगा। इससे पहले हो रहा था कि जो मनी एक्सचेंज का काम कर रहे थे गैर कानूनी तौर पर, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, कई मार्केट्स भी बंद हुई थी। इस पर भी हम बात करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइए कि आपकी नज़र में ये कितना इफेक्टिव है, ये जो हम क्रैकडाउन स्मगलिंग के खिलाफ देख रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ देख रहे हैं, बिजली चोरी के खिलाफ है, अभी चीनी की हम देख रहे थे जिस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई उसके खिलाफ। अब कहा जा रहा है डॉलर जो होल्ड कर रहे हैं लोग या घरों में भी रखा हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे भी जाया जाएगा। आपको ये कितना कामयाब होता नज़र आता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। देखें, अब पता चला इनको कि जब रियासत हरकत में आती है कोई काम करने के लिए और फैसला कर लेती है तो फिर लोगों को पता ठीक ठाक चल जाता है, और अभी तो चलना शुरू हुआ है। और ये मैं आपको बड़ा वाज़े बता रहा हूँ कि अभी बचेगा कोई भी नहीं, क्योंकि अभी जो एहतसाब का अमल है वो सिर्फ जो है वो अंदरून ये जो आपको इस टाइम पे दूसरे लोगों के हवाले से नज़र आ रहा है, ये आपको अभी थोड़े अरसे के बाद जो है वो अपने जो इस टाइम पे जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर मतलब मकाते पे फिक्र जो है ना उस तरफ ये जाएगा। ये तो बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय वाली नहीं है। अब जो इफेक्टिव क्रैकडाउन है, आप देखें कि लोगों के घरों में से, उनके दफातर के अंदर से अरबों रुपया, डॉलर और इसी तरीके से गैर मुल्की करेंसी जो है उसकी बहुतात है। और फिर अब जो बैंकिंग सिस्टम को जो है वो इफेक्टिव किया जा रहा है। मैं कल एक बहुत अहम जगह पे बैठा था, बड़ी अच्छी खूबसूरत गुफ्तगू वहाँ हुई, और एक शख्स ने कहा कि जी बाहर से कोई आदमी आएगा और कोई फलानी कंपनी है वो पाकिस्तान के मिनरल्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो जो है पैसे जो है वो लाएंगे बैगों के अंदर। उन्होंने आगे से कहा कि जी ये गैर कानूनी तरीका है और ये पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, हम गैर कानूनी किसी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त नहीं दे सकते। मुझे ये खुशी की बात है, मेरे लिए बाइस से इफ्तिखार है ये कि मेरे मुल्क के अंदर अभी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं जो किसी सूरत जो है ना स्मगलिंग होने देंगे, ना किसी को करने देंगे, ना किसी को जो है उस ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त मिलेगी, और ना ही कोई किसी किस्म का गैर कानूनी जो है काम होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो गैर कानूनी प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने कब्जा माफिया देखना शुरू किया है, उस कब्जा माफिया को भी जो है बहुत ज़्यादा लगाम पड़ेगी। सही। एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो जिन्होंने कारोबार और पूरी दुनिया के अंदर उनका एक नाम है, आज वो बहुत मुश्किल के अंदर शिकार हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो उनके पहले जहां से कहीं तार मिलते थे वहां लाइनें कट चुकी हैं, और उनका पिछले 8 महीने 9 महीने से किसी ने टेलीफोन जो है बड़ों ने छोटों ने भी उनका फोन जो है उठाना छोड़ दिया हुआ है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आइंदा कुछ दिनों में हथकड़ियां नजर आएंगी लोगों के हाथों में। बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोग जो बहुत बड़े बड़े नामवर हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और यही पाकिस्तान की कामयाबी कर रहा है। हम तो ये जी 70 साल से बात हो रही है कि पाकिस्तान तो माफिया चला रहा है। लगारी साहब, आप बहुत ज़्यादा लिखते भी हैं, बात भी आपने की इस माफिया के खिलाफ, तो ये तो एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो ब्लैक मार्केट है वो एक कन्वेंशनल मार्केट उससे ज़्यादा बड़ी है, और उसके तहत जनाब सारा कुछ चल रहा होता है। क्या आपको लगता है कि वाकई अब उसके खिलाफ एक एक्शन से बेहतरी आएगी? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं फौरी तौर पर एक गरीब आदमी चाहता है, गरीब तो अब गरीब रह गया, मुतवस्सित तबका भी, कोई फौरी रिलीफ मिल सके, लेकिन IMF के आगे हम बेबस हैं और हुकूमत भी ये कहती है जी हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक्शंस जो हैं बड़े ज़रूरी थे, हो रहे हैं, लेकिन इनसे भी इमीडिएट रिलीफ आम आदमी के लिए अभी फौरी तौर पर तो नहीं आ सकेगा। मैं ये समझता हूँ, अब्दुल्ला गुल साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है जो मुझे भी खुशी हुई है, दिल से खुशी हुई है। वो ये कि ये कहा गया है कि अगर बैग भरकर डॉलर के लाए जाएं या पाउंड के लाए जाएं या करेंसी के लाए जाएं या यूरो के लाए जाएं तो उनको इस तरह कबूल नहीं किया जाएगा। अगर रेगुलर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आती है और जिस चैनल से आती है उस चैनल से अगर आती है तो उसको कबूल किया जाए, अगर ब्लैक मनी के तौर पर आती है तो उसको कबूल ना किया जाए। ये ज़बरदस्त बात है। और दूसरी बात ये कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके खिलाफ भी कर रहे हैं, वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द लॉ वो करें, आप कार्रवाई किसी को भी ना छोड़ें, लेकिन कानून आपके साथ होना चाहिए, आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। कानून आपका पुष्ट बना होना चाहिए। ये ना लगे कि जनाब आपने ताकत की बुनियाद पर ये काम किया है, नहीं। कानून की वफाकी हुकूमत खत लिखे, फौज को खत लिखे बेशक कि जनाब आप जो हैं इस मामले में हमारी मदद करें, और कर सकते हैं, वो कह सकते हैं फौज, और वो कहें, और उसके बाद फौज कार्रवाई करे, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई करे, जिसने डॉलर छुपाए हुए हैं, जिसने पाउंड छुपाए हुए हैं, जिसने रकम छुपाई हुई है उनके खिलाफ, जो मनशियात का धंधा कर रहे हैं उनके खिलाफ, जो ज़मीनों का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करने हो, आपके पास एक लीगल अथॉरिटी, एक लीगल कागज मौजूद होना चाहिए। यह ना तासुर दिया जाए कि आपने ताकत की बुनियाद पर ये सब कुछ किया है, कानून के तहत, कानून की छतरी के तहत ये काम किया है। आप शानदार काम है, आप कर डालें। कोई भी शख्स किसी भी जुर्म में मुलविस है उसका एहतसाब होना चाहिए। जिस शख्स ने पाकिस्तान का 1 रुपया खाया
एक 100 रुपया खाया, 1 लाख रुपया खाया, 1 करोड़ रुपया खाया, 1 अरब रुपया खाया, उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो 1 रुपये से शुरू किया जाए, जिसने भी गलत किया है, एक उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और दूसरी बात, जिसने भी पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाकर किया हो, उसको भी ना छोड़ा जाए। आप इस काम को कर लेते हैं और अंडर द अम्ब्रेला कर लेते हैं, कानून के छतरी में कर लेते हैं, तो फिर इससे बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, मुख्तसरन कि इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ये कोई वन टाइम नहीं कि इस तरह क्रैकडाउन हुआ और ख़त्म। इदारों को इस तरह मजबूत किया जाए कि वो कानून के तहत ये एक मुसलसल अमल हो, किसी की जरूरत ना हो कि इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा हो, इस तरह से ब्लैक मार्केट क्रिएट कर रहा हो। इसके लिए आप कुछ होता देख रहे हैं सर? देखिए, लगारी साहब ने जो बात कही है ना, बड़ी खूबसूरत के जी कानून के तहत, तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक राय रखता हूं। और अगर आपने इसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी लानी है तो माशवाए इसके कि आपको रूल्स ऐसे बना दिए जाएं जिसके अंदर एक दफ़ा जिन लोगों को आप सज़ा दे रहे हैं, अगली दफ़ा लोगों को कान हो जाए कि सज़ा मिल भी जाती है और किसी को ऐसा करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। सज़ा और जज़ा का अगर आप कॉन्सेप्ट उसामा गाजी साहब रखेंगे तो यकीनन, और वो भी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ कामयाबी मिलेगी। और अब टाइम है कि पाकिस्तान को ये फैसला करना है, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट में माजी के लोग हों, चाहे वो हुकूमत के लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे वो सिविल हों या कारोबारी हों, कोई भी मावरा कानून नहीं होना चाहिए। और जो करप्ट आदमी है उसका कड़ा से कड़ा हिसाब होना चाहिए और कौम के सामने होना चाहिए, ऐसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कार्रवाई जो है लोगों के सामने खुल के रखी। ठीक, अब जनाब आखिर में हमने बात करनी है एक बहुत बड़ी खबर, जो इंटरनेशनल स्टोरी इस वक्त सबसे बड़ी बनी हुई है। भारत, उसकी एजेंसियां हाथों पकड़ी गई हैं, किस तरह से वो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, लेकिन कनाडा उस तरह कामयाब नहीं हो सका कि उनके वहाँ जो कुलभूषण यादव हैं उनको गिरफ्तार कर सके। अब हुआ ये है कि कनाडा के एक शहरी जो खालिस्तान तहरीक चला रहे थे, या उसके रूह रवां कहे जाते थे, उसके हम रहनुमा कहे जाते थे, हरदीप सिंह, उनको कत्ल कर दिया गया कनाडा में, कैनेडियन शहरी को। और खालिस्तान जो सिख तहरीक चला रहे हैं आज़ाद वतन की भारत में, अब ये उसको चला रहे थे और इनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया जून में। अब इन्वेस्टिगेशन होती है और कनाडा के वज़ीर आज़म खुद ये बताते हैं कि जी हमने सबूत हासिल कर लिए हैं कि इसमें भारत की एजेंसियां मुलव्वस हैं, और उसके लिए हमने उनको बता भी दिया है, और हत्ता कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को भी बताया है, उनके रहनुमाओं को भी, यानी अमेरिका के सदर को, बरतानिया के वज़ीर आज़म को, फ्रांस के सदर को, और वो भी इसमें कनाडा के साथ हैं कि ये खुली दहशतगर्दी है। अब आप सुनिए, देखिए कि कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस बारे में क्या कहा है और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं। अब ये भी इस पर कहा जा रहा है कि जो रॉ का एजेंट था कनाडा में जो काम कर रहा था, उसको भी कनाडा से निकाल दिया गया है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त हालात शदीद कशीदा हो चुके हैं और अब ये मामला दबता नज़र नहीं आ रहा। कनाडा लग रहा है कि इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। अब वज़ीर ख़ारजा ने भी इस बारे में क्या कहा है कनाडा की, वो भी देखिए। बिल्कुल इसी तरह आपको याद होगा कुलभूषण यादव का मामला, जिसने एडमिट किया कि जी मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा हूँ। अब ये मामला कनाडा तक भी पहुँच गया है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको लगता है कि अब ये इंटरनेशनली भारत रंगे हाथों पकड़ा गया है कि अपने एजेंट भेजते हैं दूसरे ममालिक में और वहाँ जाकर लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं, लोगों को कत्ल किया जाता है? पकड़ा तो गया, बिल्कुल रंगे हाथों क्या पकड़ा गया, बिल्कुल वो पकड़ा गया। और G20 इजलास के अंदर बकायदा जस्टिन ट्रूडो ने उनके साथ खींचे भी रहे और सबूत दिए कि आप इस सिलसिले में क्या करते हैं। लेकिन भारत ने अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ लिया था। अब ये एलिगेशन जो पाकिस्तान पिछले 75 साल 76 साल से बोलता आ रहा था कि जनाब ये दहशतगर्द मुल्क है, ये लोगों के मुल्कों के अंदर जाके इंसानी जानों को निशाना बनाते हैं, मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहाँ अपने बदमाश एजेंट भेजते हैं जो कत्ल व गारत करवाते हैं, स्लीपर सेल चलवाते हैं। आज वो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया को समझ आ गया, क्योंकि आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका का इत्तेहादी, अमेरिका का पड़ोसी, बरतानिया का इत्तेहादी, फ्रांस का इत्तेहादी, यूरोपियन यूनियन, G20 का मेंबर, G8 का मेंबर, आज वो क्या बात बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि जनाब ये अपने एजेंट भेजते हैं। एजेंट भेजने का मतलब यह है कि एजेंट नहीं भेजे जा सकते। एक बात साबित हो गई कि वहां रॉ का एजेंट था
यानी कि आपने जो कानून जो थे, जो सिफारती आदाब थे, उनको वायलेट किया, इसलिए उसको नापसंदीदा करार देके उसको वापस वहां से मुल्क बदर किया गया। बदले में भारत ने उनका जो सफीर था उसको निकाल दिया गया। ताज़ा इतलात ये हैं कि इस टाइम पे तमाम अमला दोनों ममालिक ने एक दूसरे का गैर पसंदीदा करके, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उनके सिफारती का ताल्लुकात मुनक़ते हो गए हैं वक्ती तौर पे। और इसके ऊपर अमेरिका ने भी जो है कंडेम किया है, तो इसके ऊपर बरतानिया ने कंडेम कर चुका है, फ्रांस की तरफ से कंडेमनेशन आ गई है। ये इस टाइम पे भारत ने गलत पंगा ले लिया है। भारत ने जो है सिखों को, जो कि तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख सिख जो है दुनिया में बसते हैं, जिसमें से तकरीबन 30-40 लाख वो हैं जो तारकीन वतन हैं। आज खालिस्तान की मूवमेंट अगर इसके माजी के अंदर चला जाए तो 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, जहां अकाल तख्त को, गोल्डन टेम्पल को जो है निशाना बनाया गया। और वहां जो उनके सिख रहनुमा थे उस वक्त के, उनका नाम था संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला। भिंडरांवाले को कत्ल होने के बाद तकरीबन घर घर घुस के इन्होंने 8000 से ज्यादा लोगों को वहां कत्ल कर दिया। नतीजे में इंदिरा गांधी को उसके अपने गार्ड्स ने, जो कि सिख थे, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद से खालिस्तान की तहरीक को दबाया गया, लेकिन अब वो बाकायदा उसको लीगल और लेजिटिमेट तहरीक है, उसने अपने कल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। और हद ये हो गई कि फार्मर मूवमेंट में जो अभी इस साल के शुरू में और पिछले साल में जो है वो हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। रेफरेंडम हुआ, कनाडा में हुआ, इसी तरीके से यूरोप में हुआ, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और हर जगह उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। कनाडा वो जगह है जहां हरदीप सिंह और उनके साथी जो थे वो बाकायदा रेडियो खालिस्तान और आज़ाद खालिस्तान टीवी वगैरह जो है वो भी ऑपरेट कर रहे थे। कनाडा के ये शहरी हैं बुनियादी तौर पे, और वहाँ सिख जो हैं बड़ी मजबूत कम्युनिटी समझी जाती है, क्योंकि वो वहाँ बड़े बड़े कारोबार भी ओन करते हैं, वहाँ की हुकूमत के अंदर भी उनका जो है बाकायदा हिस्सा मौजूद है और नुमाइंदगी मौजूद है, और साथ ही साथ जो है वो एक बहुत मजबूत कम्युनिटी के तौर पर कनाडा में, वैंकूवर जैसे शहरों में वो वहाँ रह रहे हैं। अब इसके जो डांडे हैं वो अमेरिका में भी जाके मिलते हैं कि आपको याद होगा जब हाउडी मोदी की इन्होंने मुहिम चलाई थी तो उसके ऊपर बाकायदा सिख जो थे वो बाहर निकले और कश्मीर के लिए जो है वो पाकिस्तान का और कश्मीरियों का साथ दिया था उन्होंने। ये है वो असली मसला कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। इसको बाकायदा जो वो अमेरिकन CIA है वो इनकी जो बीजेपी का जो इनका दहशतगर्द ग्रुप है जिसको RSS कहते हैं, RSS का जो नाम है वो CIA कहती है कि ये सैफरन टेररिस्ट हैं, यानी कि जाफरानी दहशतगर्द, ये उनका काम है। आज उन्होंने ये साबित किया कि वो दहशतगर्द हैं, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जस्टिन ट्रूडो, उनकी जो बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रही हैं कि हमने अपने काउंटर पार्ट्स यानी कि इंडिया को भी ये बात कन्वे कर दी है, और हम किसी किस्म की जो इंटरफेरेंस है, इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब एक और बात उसामा साहब, इसके अंदर इंतहाई अहम बात यह है कि रॉ के ऊपर 10,000 दफा लानत हो कि इतनी कमजोर और इतनी घटिया ऑर्गेनाइजेशन है कि उसको मतलब वो बॉलीवुड फिल्मों में पठान बना लें फिल्म, या वो कोई और कर लें और बताएं कि पता नहीं रॉ ने तो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए, वो गोलियों से वहां कत्ल कर देते हैं और पकड़े जाते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए, रॉ के चीफ इस्तीफा लेना चाहिए और उसको करना चाहिए। बदमाश जी बदमाशी की भी हद होती है इनकी। बिल्कुल सही। अब इस पर भी कह रहे हैं कि अभी शायद इस पर भी वो फिल्म बना देंगे, बहुत से लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं। लखारी साहब, अब क्या होना क्या चाहिए? ये तो आप सामने सबूत आ गए, ये भी नहीं है कि जून में इनका कत्ल होता है। ये एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह साहब और ये कैनेडियन शहरी थे। अब इस तरह भारत ने किसी और मुल्क में जाकर उनके शहरी को कत्ल कर दिया, जून में कत्ल होता है। ज़ाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई 2 महीने के बाद, उन्होंने ये बात कही है 2-2.5 माह के बाद कि जी हमें ये चीज़ें मिल गई हैं, सबूत मिल गए हैं, तभी उन्होंने जाकर अपने इत्तेहादियों से, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया सबसे बात किया। उन्होंने भी उनसे कुछ शेयर किया गया होगा, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया। तो अब होना क्या चाहिए? पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है कि जो भी अपने हुकूक की बात करता है, वो मुसलमान हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, भारत में उसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। मकबूजा कश्मीर में हम देख रहे हैं। तो अब इन ममालिक को करना क्या चाहिए कि ताकि भारत आइंदा ऐसा करने से रुके?
कम अज़ कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अभी सलामती कौंसिल का इसका जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, आप जनरल असम्बली में आप कनाडा की हिमायत का ऐलान तो कर सकते हैं। ये तो कह सकते हैं कि कनाडा एक ठीक बात करे, हम भी विक्टिम हैं इंडियन इस बदमाशी के, इस दादागिरी के और इस उसके जो वो हमारे मुल्क में मुसलसल मुदाखलत करता है। इसी तरह की मुदाखलत जो है उसने कनाडा जैसे मुल्क में की और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जाकर इस तरह की मुदाखलत की। उसके शहरी को जाकर उसने मर्डर किया है, उसका कत्ल किया है। और वहाँ पर सिख कम्युनिटी जो है कोई मामूली, जिस तरह से बता रहे हैं अब्दुल्ला साहब, इसी तरह से बहुत बड़ी कम्युनिटी है और वो पूरा एक सूबा उनके पास है, उसकी हुकूमत भी वो बनाते हैं, बल्कि मरकज़ में भी उनकी हुकूमत में लोग शामिल होते हैं और बड़ी हैसियत है उनकी। इस तरह से ये मामला दबेगा नहीं, ये मामला अमेरिका में जाएगा। ये अभी जश्न मना रहे थे कि जनाब हमने तो इनके साथ मिलकर एक बड़ा कॉरिडोर, हम ज़ेर समंदर के नीचे एक बड़ी शाहराह बनाने जा रहे हैं। ये शाहराह अभी ये चौराहे पर आएगी, पता चलेगा किस तरह से ये बन रही है और किस तरह से ये जश्न मना रहे थे। ये भेड़िए के रूप में जाकर दूसरे मुल्कों के अंदर वारदातें करते हैं और इनको खुली छूट मिली हुई थी। अब अमेरिका को भी समझ में आएगा ऐसी वारदातें अमेरिका में भी ये इंडिया करने की कोशिश करेगा, बरतानिया में भी कोशिश करेगा, इस तरह की जो है वो फ्रांस में भी करेगा। इससे वो नहीं है, इसलिए कि कश्मीर की जो मूवमेंट है वो तो यूरोप में बड़ी तेज़ी से चल रही है। ब्रसेल्स में रोज़ाना मुजाहरे होते हैं, लोग आते हैं कश्मीर का मुजाहरा करते हैं, लोग खालिस्तान के लिए मुजाहरा करते हैं और दुनिया का कैपिटल जो है एक लिहाज से तो ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स में लोग जाते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये इस तरह नहीं हो सकता है कि आप इंडिया के साथ मोहब्बत किए जाए एक तरफा और आपके लोग, आपके शहरी कत्ल होते रहें और जो आज़ादी की तहरीकें उनको दबा कर ये बैठ जाए, तो इंडिया इस तरह कर नहीं सकता है। हमारे लिए कश्मीर जो है, कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर का जो है जिस तरह से कश्मीर के साथ हो रहा है, जिस तरह से उसने कश्मीर के साथ किया और जिस तरह खालिस्तान के साथ किया, जिस तरह से वहाँ के लोगों के साथ किया, हमें तो खुलकर पाकिस्तान को खुलकर बात करनी चाहिए और उस बंदे की बात ज़रूर करनी चाहिए जिसको जून में कनाडा में कत्ल किया गया। पाकिस्तान उसकी आवाज़ उठाए, पाकिस्तान ये भी आवाज़ उठाए कि हमारे मुल्क के अंदर इंडिया की किस तरह से दखल अंदाजी होती है, सारी बात होनी चाहिए। जी अब्दुल्ला साहब, अब ये भारत छुप नहीं सकता इस तरह। इसका मतलब है कि जी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी, आबादी है, हम बहुत बड़ी मार्केट हैं, मंडी हैं जी आलमी ताकतों के लिए, लिहाजा हम इस तरह कुछ कर लेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, ये वक्ती होगा और दब जाएगा। अब इसके बावजूद कि वो अपने आप को ये G20 में बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था, मिल रहा था, ये एक सारा मामला जो है ये सारी उसकी चीज़ों को भी एक्सपोज कर सकता है और ये सारा कि जी हम माशी तौर पर करके कि जी देखिए नहीं हम तो बड़े आपके ख़रीदार हैं, ये हैं वो हैं, आप इसको भूल जाएं। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ये कनाडा इस तरह उनके जो सिफारती अमले के बेस में जो उनके एजेंट्स थे उनको ना निकालता, तो ये तो मामला लगता है अब आगे बढ़ेगा। ये तो नहीं ठहरेगा क्योंकि आप देखें ना G20 की तो भद उड़ गई। G20 का तो अभी तो वो नशा जो था उसके खुमार ही वो जो नहीं वो अभी भेड़ागर्क हो गया, वो तो नशा सारा हैरान हो गया। अब मसला यहाँ ये है कि ये रुकेगा नहीं क्योंकि कनाडा एक मजबूत मुल्क है, जैसे मैंने गुजारिश की कि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क तस्वर किया जाता है, उनका रकबा बहुत बड़ा है, उनका जो ब्रिटानिया के साथ ताल्लुक है, एक ज़माने में क्वीन उनकी जो थी वो हर चीज़, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिटानिया का एक किरदार, उसी तरीके से कनाडा के अंदर ब्रिटानिया का किरदार। तो ये जो मामलात हैं ये ठहरेंगे नहीं। और फिर कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो फ्रेंच ज़बान जो बोलता है, जो कि उनके मिडिल साइड अंदर जब आते हैं कनाडा में तो वो सारे के सारे फ्रेंच लोग बोलते हैं। अब ये जो सारा मामला है ये सिफारती तौर पर, जो कि क्योंकि आपको पता है मगरिब के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो भारत को रोम है कि जनाब हमें जो है बड़ी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये तो सारे वो लोग थे ना जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर अमेरिका अपनी सिलिकॉन वैली के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लेता है, बैन ही जिस तरीके से लगा दी, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर आईटी का कारोबार ब्लॉसम पे था, अचानक वो रातों रात इसलिए शिफ्ट हो गया क्योंकि उन्होंने चाइना को काउंटर करना था, इसलिए अमेरिका ने वो तमाम कारोबार निकाल के भारत की झोली में खैरात में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी सिलिकॉन वैली और आईटी कारोबार जो था वो तरक्की पाने लगा। अब उसको माइनस कर दें, फिर भारत की इकोनॉमी देखें आप कहाँ खड़ी है, आपको पता चल जाएगा। भारत का एक और भी मसला है क्योंकि भारत में कांग्रेस जो है उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिल रही है और फजीराई मिल रही है, और भारत के साथ वो कांग्रेस का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान के साथ मज़ाकरात रखे, जबकि बीजेपी जो है वो पाकिस्तान पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक ड्रामा रचाना चाहती है, जो भी हालिया उन्होंने किया, 3 अपने बंदे मरवा दिए और खुद
सत्यापाल जो उनके फॉर्मर गवर्नर थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, उन्होंने क्या नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा कि ये पुलवामा का सारा ड्रामा जो था ये तो इसने रचाया हुआ था। अब ये तमाम बातें जो हैं खुल के सामने आएंगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भारत को ले जाना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान को मैं लगारी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक राय रखता हूँ। यूनाइटेड नेशन में जाके खड़े होकर वजीर आजम साहब जो है 22 तारीख को उनका वहाँ खिताब है, वो अपने खिताब में बाकायदा कनाडा का मजबूत सहारा बने और बताएं कि यही पाकिस्तान कहता था कि ये भारत एक बदमाश मुल्क है, इसकी वजह से ये पूरा खिता जो है वो खतरे में है। न्यूक्लियर, एक गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान ये कहता रहा है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और ये दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, दूसरे मस्ती सतह पर जाकर ये इस तरह से कर रहा होता है। और अब मगरिब को भी इस चीज़ के सबूत मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपका और नज़ीर गारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।